ये राज्य का जो खजाना में पैसा है, ये हमारा 4 करोड़ झारखंडियों का, गरीबों का पैसा है। तो सरकार को स्वयं पहल करके, अब सीआईडी से नहीं करके इसको सीएजी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और राज्य सरकार अगर निष्पक्ष है, राज्य की जनता का चिंता करती है, तो भारत सरकार को रेफर कर दे सीबीआई की जांच के लिए। कभी किसी समाचार मीडिया में आता था कि घोटाला घोटाला घोटाला। इस 7 साल की सरकार में सिर्फ घोटाला घोटाला है। तो बिजली उत्पादन के साथ बिजली का संरक्षण, बिजली पहुंचे लोगों तक, उसके लिए सब स्टेशन बनाने का काम किया, ग्रिड बनाने का काम किया। झारखंड की सत्ता से रघुवर दास को हटे हुए 6 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन चर्चा में रघुवर दास जो है वो अभी भी बने हुए हैं। फिर चाहे राज्य में खपत से अधिक बिजली उत्पादन का मामला हो या राज्य में जो है वो हाल ही में घटित ट्रेजरी घोटाला हो, सभी चीजों में रघुवर दास को जो है वो राज्य की जनता किसी न किसी रूप में जो है वो याद कर रही है। आपको बता दें कि राज्य में जब रघुवर दास की डबल इंजन वाली सरकार थी, उस वक्त पतरातू में 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले पावर ग्रिड का शिलान्यास जो है वो 18,000 करोड़ की लागत से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसके साथ ही अब जो है वो राज्य जहां 2200 मेगावाट बिजली की खपत है, वहां पर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, यानी कि 200 अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन जो है वो राज्य कर पा रही है। और ये बिजली जो है वो दूसरे राज्यों को राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से बेची जा रही है। इस बड़ी उपलब्धि पर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि अब जब गर्मी जैसे मौसम में राज्य झारखंड, जहां कभी बिजली की कटौती और बिजली की परेशानी से पूरी जनता जूझ रही थी, आज वहां पर खपत से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है और अतिरिक्त बिजली को जो है दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। ये सपना आपने जो है अपने कार्यकाल में देखा था, अब ये पूरा हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड कोयला उत्पादन के क्षेत्र में जी देश का पहला राज्य है। लेकिन 2014 तक कोयले के भंडार रहने के बाद भी कोई पॉलिसी, कोई नीति नहीं होने के कारण झारखंड अंधेरा में डूबा हुआ था। जी जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, तो हमने पतरातू थर्मल पावर के साथ एनटीपीसी, भारत सरकार का एक उपक्रम है, जोन वेंचर बनाया और 4000 मेगावाट उत्पादन की दिशा में 2018 में धनबाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए। लक्ष्य था 2024 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो, ताकि हम अपनी राज्य की आवश्यकता के साथ साथ हम कोयला भेजने के बदले ग्रिड के द्वारा दूसरे राज्य में बिजली बेचें, ताकि हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। इसके साथ ही साथ सिर्फ बिजली उत्पादन हो जाने से बिजली सभी जगह नहीं पहुंच जाएगी। उसके लिए संरचना, ट्रांसमिशन लाइन, 2014 तक झारखंड में मात्र 30 ग्रिड था। हमने पैरेलल 100 ग्रिड का शिलान्यास किया और आप देखेंगे बीच बीच में अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसका कुछ का उद्घाटन कर रहा है। 250 सब स्टेशन बनाने का काम किया। इसके साथ ही साथ जो 5 हमारा जिला, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, हम बिजली इनसे भारत सरकार के उपक्रम से बिजली लेते थे और बिजली देते थे। तो वहाँ भी अपना झारखंड जेसीबी से लाइन जाए, उसकी भी लाइन की हमने शुरुआत की थी, ताकि ये जो बिजली उत्पादन हो रहा, हम अपनी राज्य की हर क्षेत्र में झारखंड बिजली बोर्ड के द्वारा बिजली जाए। हम भारत सरकार के उपक्रम से महंगा बिजली, क्योंकि हम उस क्षेत्र में डीवीसी से बिजली खरीदते थे। तो इन सारी सोच के तहत हमारी सरकार ने काम शुरू किए थे। ये 2024 में ही 4000 मेगावाट हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही, जैसा आपने बताया
और मीडिया में भी बात आई है कि अभी 200 मेगावाट ही सरप्लस बिजली झारखंड हुई है। मेरी सरकार से मांग होगी कि अविलंब प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पतरातू एनटीसीपी के जोन वेंचर से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत राज्य की हो और हम अपनी लोगों की आवश्यकता के अनुसार बिजली दे सकें। आज जो राज्य में 200 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है और दूसरे राज्यों में इसे 7 रुपए 5 पैसे की दर से जो है वो राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से बेचा जा रहा है। इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, रघुवर दास क्या देख पा रहे हैं कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था जो है कितनी मजबूत होगी? और जैसा कि आपने बताया कि 2024 तक 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य था, जो सरकार अब तक जो है पूरा नहीं कर पाई है। देखिए, जब जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, अगर उसका हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये राज्य समृद्धशाली राज्य नहीं हो सकता। देश का सबसे ज्यादा कोयला मेरे पास है, तो जब तक इसको प्राकृतिक संसाधन का पीठ हेठ पर स्टेट में ही हम उसका वैल्यू एडिशन प्लांट नहीं लगाएंगे, तो कोयला हम भेज रहे थे तो पोल्यूशन भी हो रहा था। पीठ हेठ में प्लांट बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, कोयला के जगह ग्रिड से बिजली को हम दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। ये सोच के साथ डबल इंजन की सरकार ने उस समय काम शुरू की थी और परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं जो आज तक 4000 मेगावाट उत्पादन हो जाना चाहिए था जी, ताकि अभी 2200 मेगावाट का ही हमको बिजली सरप्लस हुआ है। हमारा सोच था कि कम से कम 3000 से ऊपर बिजली मेगावाट सरप्लस हो, ताकि वो जो रेवेन्यू आए वो राज्य की अर्थव्यवस्था, लोगों की आवश्यकता के अनुसार पेयजल हो, सड़क हो और लोक कल्याण कार्यक्रम में खर्च हो सके। राज्य के जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पूर्व मंत्री है मिथिलेश कुमार ठाकुर, इन्होंने राज्य जिस तरह से बिजली का उत्पादन कर रहा है इसको लेकर के अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में इन्होंने कहा है कि राज्य जो है वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है। इसको रघुवर दास कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी राज्य की जनता जानती है कि आज राज्य में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के समय ही शुरुआत हुई थी। कोई अपने मुंह में मिट्ठू हो तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये पूरी राज्य की जनता जानती है। 14 साल तक सिर्फ बिजली के क्षेत्र में नहीं, 14 साल तक हमारा भाड़ा इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में चल रहे थे। उसको डबल इंजन की सरकार में पहली बार इतना सुंदर विधानसभा बना, सड़कों का जाल 5 साल के अंदर हमने 22,836 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड आपात विभाग में, जो 14 साल में बना था 22,000, हमने 5 साल में 22,000। हर गांव में, हर घर में, पहाड़ में भी बिजली हमने पहुंचाने का काम किया। 100 ट्रांसमिशन स्टार्ट करने का काम किया। 250 सब स्टेशन, जो अभी आप कह रहे हैं ना गर्मी में बिजली की कटौती नहीं हो रही, तो बिजली उत्पादन के साथ बिजली का संरक्षण, बिजली पहुंचे लोगों तक, उसके लिए सब स्टेशन बनाने का काम किया, ग्रिड बनाने का काम किया, जिसको अभी आपने कुछ महीना पहले देखे होंगे गढ़वा में सब ग्रिड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो हमारा बीज बोया ही आज पूरा फल फूल रहा। ये राज्य की जनता जानती है और विकास बोलता है, विकास दिखता है। किसी कहने नहीं कहने से राज्य की जनता अच्छी तरह जानती है। तो क्या आज झारखंड में विकास नहीं हो रहा है? ये अब राज्य की जनता से पूछो आप, विकास हो रहा है कि घोटाला हो रहा है। इस 6-7 साल की सरकार में हम भी 5 साल सरकार चलाए थे, कहीं कभी कभी किसी समाचार मीडिया में आता था कि घोटाला घोटाला घोटाला। इस 7 साल की सरकार में सिर्फ घोटाला घोटाला है। जिस विभाग के मंत्री थे, जो मंत्री बोल रहे हैं, क्या उसके विभाग में 20 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ जल मिशन में?
जिसकी जांच चल रही है। कौन विभाग ऐसा जहां घोटाला नहीं हुआ? घोटाला की बात कर रहे हैं, अभी राज्य में जो ट्रेजरी घोटाला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी शुरुआत जो है राज्य के बोकारो जिले से हुई और इसके बाद ये हजारीबाग पहुंचा और उसके बाद पलामू और अब जो है राज्य की राजधानी रांची में भी ट्रेजरी घोटाले का खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये जो है 35-40 करोड़ या उससे भी अधिक का घोटाला जो है ये पूरा है और अगर और भी जिलों में जांच होती है तो ये घोटाला जो है वो और भी बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पे साफ तौर पर जो है वो सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर रही है। इसे जो है वो चारा घोटाला पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। रघुवर दास कैसे देखते हैं इसको, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि 7 साल ये सरकार को होने जा रही है, पूरी वित्तीय अराजकता है। अभी सीएजी ने भी विधानसभा में रिपोर्ट दी है। उस सीएजी की रिपोर्ट को आप देखिए तो जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, तो राज्य सरकार से भी मेरा अनुरोध होगा, क्योंकि ये राज्य का जो खजाना में पैसा है, ये हमारा 4 करोड़ झारखंडियों का, गरीबों का पैसा है। उस पर कोई डकैती डाले, किसी भी राजनीतिक दल को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ आए विपक्ष का, क्योंकि वो पैसा जनता का है। तो सरकार को स्वयं पहल करके, अब सीआईडी से नहीं करके इसको सीएजी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सीएजी का भी काम है, वित्त विभाग का तो काम है आकलन करना ट्रेजरी ऑफिस का। तो अविलंब राज्य सरकार सीएजी को भी बोले कि पूरे राज्य का वित्तीय ट्रेजरी का उस ऑडिट करे, ताकि कितने इस तरह के मामले हैं। और राज्य सरकार अगर निष्पक्ष है, राज्य की जनता का चिंता करती है, तो भारत सरकार को रेफर कर दे सीबीआई की जांच के लिए, या फिर किसी रिटायर्ड जज या सिटिंग जज से के नेतृत्व में इसके एक जांच कमेटी बना दे। जब घोटाले में शामिल नहीं है शासन प्रशासन, तो सांच को आंच क्या, डर क्या? तो क्या रघुवर दास ये मानते हैं कि अगर ट्रेजरी घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई और न्यायिक रूप से हुई तो एकीकृत बिहार के समय जो चारा घोटाला हुआ था उससे बड़ा भी ये घोटाला साबित होगा? नहीं, ये तो जांच के आने के बाद। देखिए, चारा घोटाला अलग घोटाला था, जी, ठीक है, ये घोटाला अलग घोटाला है। अब ये जांच करने के बाद है, क्योंकि चारा घोटाला भी इसी तरह, समय अमित खरे जी डीसी थे चाईबासा के, जी, और उस समय के चीफ सेक्रेटरी बीएस दुबे ने एक चिट्ठी लिखा था, इसी वित्तीय जो बजट से आधा पैसा निकासी का। तो ये चाईबासा में जांच करने के बाद, पकड़ आने के बाद, फिर बीएस दुबे चीफ सेक्रेटरी ने सभी डीसी को आदेश दिया कि इसकी जांच हो। तो राज्य सरकार को भी त्वरित इसमें इनिशिएटिव लेकर सीएजी को भी पत्र लिखे कि सीएजी भी इसका अंकेक्षण करे, फाइनेंस विभाग का, ट्रेजरी का। और राज्य सरकार का अगर नियत साफ है, वो अगर भ्रष्टाचारियों को बचाना नहीं चाहती है, तो अविलंब सीबीआई को रेफर करे या फिर न्यायिक आयोग के अध्यक्षता में कमेटी बना के जांच कराए। राज्य के जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, इनसे जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के राज्य सरकार जो है वो काफी गंभीर है और ट्रेजरी घोटाला जिस तरह से सामने आ रहा है इसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा सीआईडी गठित की गई है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और वो इसकी जो है निष्पक्ष जांच करेगी। और ये घोटाला जो है, उन्होंने कहा कि ये हाल का घोटाला नहीं है, इसमें जो है जब से झारखंड बना है यानी कि 2000 से लेकर के 2026 तक की जो है पूरी जांच कराई जाएगी। इसको कैसे देखते हैं रघुवर दास? देखिए, राज्य गठन होने के बाद राज्य हमारा बना, तो विपक्ष जो अभी सत्ता में है, कभी तो बीच बीच में वो लोग भी सत्ता में थे, तो आपको अगर लगता है कि इसमें भी राजनीति करना,
तो आप कराइए 2000 से। किसने रोका है? आप पूरा सीबीआई दे दो ना, कि 2000 से लेकर अभी तक सीबीआई जांच करे, ट्रेजरी घोटाला हो चाहे कोई घोटाला, जितने राज्य में घोटाले हुए हैं 7 साल में, सभी घोटाले का जांच दे दो सीबीआई को, तो क्या 2000 से लेकर अभी तक। तो क्या रघुवर दास ये नहीं मानते हैं कि जिस तरह से ट्रेजरी घोटाला में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये राशि जो है, इसका करोड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये घोटाला जो है ये पहले से चला आ रहा होगा? नहीं नहीं इतनी बड़ी राशि का जो नहीं है नहीं वो नहीं डबल नहीं एक बार में नहीं किया जा अभी मैं सकता। समाचार पत्र पढ़ रहा था, ट्रेजरी घोटाला का 2023 से पैसा निकासी होगा, ये समाचार पत्र में भी पढ़ रहा था अभी। जी। देखो, ये गरीब का पैसा है ट्रेजरी में, फाइनेंस विभाग में, खजाना में जो पैसा है किसी राजनीतिक दल का पैसा नहीं है। इस 4 करोड़ एक एक झारखंडियों का, गरीब का टैक्स का पैसा है। हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस तरह का बयान देकर वित्त मंत्री जी इस मामले को राजनीतिकरण करना चाहता है, और हम राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम चाहते हैं गरीब का पाई पाई का हिसाब, चाहे 2000 हो चाहे अविभाजित बिहार से हो, जिसने भी लूटा है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी अवैध निकासी किया है, उसका दूध का दूध और पानी के लिए सीबीआई को जांच रेफर कर दो, या जेएमएम फिर वाले न्यायिक जांच दे दो। जेएमएम वाले तो इसमें एक आरोप भी लगा रहे हैं कि राज्य में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो सभी जो है वो 2014 से 2019 के बीच में हुए, यानी कि रघुवर दास के कार्यकाल में हुए। उनका ये भी कहना है कि जो ट्रेजरी घोटाला अब जो सामने आ रहा है ये भी रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ। इस पर क्या कुछ कहेंगे? 7 साल में किसकी सरकार है? सरकार को बोलना नहीं चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 7 साल हो गए रघुवर दास की सरकार पर, एक भी दाग, चुनौती है मेरा, आज खुली चुनौती है। 7 साल शासन के बाद भी पार्ट 1 पार्ट 2 सत्ता संभालने के बाद भी एक भी दाग नहीं लगा, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट, पारदर्शी शासन दी थी। क्या रघुवर दास ये कहेंगे कि उनके कार्यकाल में अफसरशाही पर जो लगाम था वो अब जो है बेलगाम हो गया है? जनता बोल रही है, अब जनता से पूछो। सरकार इकबाल से चलता है, इकबाल है सरकार का? कहां नहीं है करप्शन, कमीशन? अब चले जाओ थाना, आप चले जाओ ब्लॉक ऑफिस से, आप जनता से पूछो ना सरकार क्या है। और जनता से पूछो जब रघुवर सरकार था, सरकार का इकबाल कैसा था। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जनता से पूछो वर्तमान सरकार में शासन व्यवस्था कैसे है और रघुवर सरकार का शासन व्यवस्था कैसा है। जनता स्पष्ट जवाब दे देगी। हर लोग बोल रहे हैं कि उस शासन में इकबाल था, प्रशासन में जवाबदेही था। अभी किसी का जवाबदेही है? न मुख्यमंत्री के जवाबदेही, न मंत्री का जवाबदेही, न प्रशासन का जवाब। जनता तो त्रैमाम कर रही है। वो तो इंतजार कर रहा कब 2029 आए, ते जो घोटाला 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 भ्रष्टाचार कमीशन की सरकार को हम पलटे। अभी हाल में जो असम का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें जो राज्य में गठबंधन की में सरकार चला रही है वो असम में जाकर के विपक्ष की भूमिका में थी आमने सामने। और इस दौरान राज्य की राजनीति में ये देखा गया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, फिर चाहे कांग्रेस के प्रभारी हो, या फिर विधायक दल के नेता हो, ये सभी मिलकर के सरकार को जो है एक तरह से घेरने का काम कर रहे थे। माइनिंग को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे थे। इसको कैसे देखते हैं कि कौन आरोप लगा रहे थे? कांग्रेस लगा रही थी सरकार पर? देखिए, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस असम में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और झारखंड में आके एक दूसरे से फिर गले मिलते हैं। झारखंड की जनता देख रही है। और जेएमएम को, इनके नेताओं को बताना चाहिए, आप 7 साल में के शासन काल के बाद भी राज्य का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, संथाल मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की स्थिति क्या है? नारकीय जीवन में। पहले अपना झारखंड सुधारो, 7 साल हो गया,
मैं अभी पाकुड़ गया था 1 महीना पहले, दुमका गया था, देवघर गया था। अब चले जाओ खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला में क्या हालत में आज आदिवासी समाज है। लेकिन हेमंत सरकार तो बोलती है कि अब वह सरकार है, हम राज्य में जो काम भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, रघुवर दास की सरकार नहीं कर पाई, वो काम हमने कर दिया। पेशा एक्ट 1996 को लागू कर दिया हमने। पेशा कानून ये सरकार नहीं चाहती थी लागू, तो माननीय उच्च न्यायालय के प्रति झारखंड की जनता आभार प्रकट करती है, जिसने डेडलाइन दिया था। और जनता का, जनजाति समाज का जो जगह जगह प्रदर्शन होने लगा तो सरकार दबाव में, लेकिन उस पेशा कानून में भी जो पेशा कानून का मूल धारणा था, उस पेशा कानून में लागू ही नहीं, लाया ही नहीं। रूढ़िवादी व्यवस्था और धार्मिक, जिसके कारण आज सरना समाज आंदोलित है। सरना समाज आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है पेशा कानून में। अब जो रीति रिवाज परंपरा में तो कोई भी बन सकता है ग्राम प्रधान, तो जो पेशा कानून का मूल धारणा था, जिसके लिए पेशा कानून बना कि रूढ़िवादी जो व्यवस्था मानता हो, जो धार्मिक व्यवस्था के हिसाब चलता हो, वही ग्राम प्रधान पेशा कानून में। आपने तो समाज को भी धोखा दिया आपने पेशा कानून के नाम पर। ये हमारा जनजाति अब समाज जग चुका है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब रघुवर दास झारखंड में के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान आपने जो है राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड में मोमेंटम झारखंड जो है वो सबमिट किया था। अभी विगत दिनों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये अपनी पत्नी सगांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है वो डावोस, स्विट्जरलैंड और यूके के दौरे पर थे। इसका सीधा सीधा जो मकसद था वो जो निवेशक हैं इनको आकर्षित करना था। क्या देख रहे हैं रघुवर दास की इससे, इस दौरे के बाद से निवेशक जो है वो आकर्षित हो पाए हैं राज्य में? ग्रीन स्टील और जिन चीज़ों पर बात हुई है 11,000 के तकरीबन करोड़ निवेश की जो है संभावना जताई जा रही है, क्या देख पा रहे रघुवर दास की? क्या है इस पूरा जो दौरा हुआ, इसका क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, डबेस में जो सम्मेलन था जिसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, ये देन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिन्होंने झारखंड जैसे राज्य को दबेस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं झारखंड की जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अब गया है तो फिर थोड़ा घूमना फिरना भी हुआ, तो जनता को बताना होगा इनसे बात हुआ, इनसे बात हुआ। इसके पहले भी आप पार्ट 1 में 2 बार ये दिल्ली में भी रोड शो किए थे। फॉरेन का बात छोड़ दीजिए, जब दिल्ली का निवेशक, अगर देश का निवेशक नहीं आज झारखंड में 7 साल में एक भी निवेश, अगर 1 रुपये का भी निवेश हुआ तो बताएं, फॉरेन कहाँ से आएगा? देखो, किसी भी राज्य में निवेशक तभी जाएगा जब व्यापार के अनुकूल माहौल हो, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी, त्वरित निर्णय हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो। तो यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है, क्योंकि कोई भी व्यापारी जाएगा 10 कार्यालय घूमने नहीं जाएगा। हमने जब बनाया था ई डूइंग बिजनेस, झारखंड जब मैं मुख्यमंत्री बना तो झारखंड 29वां स्थान में था। हमने लेबर एक्ट में संशोधन किया, अनाल विभाग का पॉलिसी बनाया, तो झारखंड टॉप 10 3 में आ गया था। आज झारखंड फिर टॉप 10 के पीछे चला गया। कौन निवेशक आएगा 7 साल में? बताइए, एक भी निवेशक आया? ये जो आपका कपड़ा वाला जो बच्चा लोग से, वो कोरोना के समय बंद था, उसी को चालू करा के बोला देखिए यहाँ आया, वो मेरे से शुरू किया हुआ है टेक्सटाइल का। बताओ ना, झारखंड की जनता पूछ रहा है, 1 रुपया का भी निवेश झारखंड में आया है? करोड़ों का छोड़ दीजिए आप इस साल में, 7 साल में। तो क्या इस बार भी कोई निवेशक नहीं आने वाले हैं झारखंड? मैं किसी एक राज्य की नहीं बात, किसी झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ।
कोई भी निवेशक उसी राज्य में पूंजी निवेश करेगा जहां व्यापार के अनुकूल माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति हो। सबसे पहले उसकी कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम। क्या है झारखंड की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति? राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं जहां अकेली हत्या ना होता हो। जमशेदपुर में क्या है, धनबाद में क्या हाल है? पूरा यहाँ सिंडिकेट का शासन चल रहा है। जो उद्योग एमएससी उद्योग है वो भी बंद होते जा रहा है। आदित्यपुर गमरिया में आप पता कर लीजिए, यहाँ एक ही उद्योग चल रहा, माफिया उद्योग, सिंडिकेट उद्योग, जहां हमारे प्राकृतिक संसाधन कोयला, बालू, ईटा का सिंडिकेट के द्वारा उद्योग चलाया जा रहा है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM, बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in